नमस्कार। 24 की खबर देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं आपके साथ कमल कौशिक। 2024 के इलेक्शन से पहले क्या क्या बयानबाजी हो रही है, किस मुद्दे पर नेता ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और क्या आपकी भलाई के लिए नेता सोच भी रहे हैं या फिर अपनी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, यही सब कुछ 24 की खबर में हम दिखाने का और सुनाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी प्रचार काफी तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तेलंगाना पहुंचे और जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने यहां आदिलाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाए हुए हैं। अब इन्होंने 2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। साथियों, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। अब इन्होंने 2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। इस समय सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। कल की बात है, पटना के गांधी मैदान में आरजेडी की जन विश्वास महारैली में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के कर्ता धर्ता लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि ये मोदी क्या है, ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। आपको ये बताना चाहिए कि आपके परिवार में कोई संतान क्यों नहीं हुआ। अधिक संतान होने वाले लोगों को पीएम मोदी कहते हैं कि ये परिवारवाद है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव की इन बातों को लेकर आलोचना भी हुई है। क्या कुछ कहा था, ये खुद सुनते हैं। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में जनसभा को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि मौजूदा वक्त में देश विकास का उत्सव मना रहा है। दुनिया में भारत के विकास की चर्चा है। अब तेलंगाना में विकास का उत्सव मनाने में खुद आया हूं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने अब की बार एनडीए 400 पार का नारा यहां भी दिया। विकास के लिए भाजपा का यही कमिटमेंट है, जिसके कारण तेलंगाना के भी लोग पूरे जोश से कह रहे हैं। तेलंगाना के गांव-गांव से आवाज आ रही है। नौजवान भी बोल रहा है, बुजुर्ग भी बोल रहे हैं, महिलाएं भी बोल रही हैं, शहर वाले भी बोल रहे हैं, किसान भी बोल रहा है, मजदूर भी बोल रहा है। अब की बार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बयान पर बीजेपी उन्हें चौतरफा घेर रही है। अब बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने यह कहा है कि लालू प्रसाद यादव की ओर से एक बहुत ही निचले स्तर की टिप्पणी की गई है। निचले स्तर के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जो बहुत ही दुखद और कष्टकारक भी है। पटना की रैली में इंडी गठबंधन के सभी नेताओं की उपस्थिति में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक बार पुनः इस स्तर का, इस निचले और छिछले स्तर का शब्द प्रयोग किया गया है श्री लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा, जो दुखद है और कष्टकारक है। उन्होंने मोदी जी के परिवार के विषय में यह बात कही। तो आपने सुना भी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा था। अब इसी परिवारवाद वाले तंज के बाद बीजेपी नेताओं ने लालू प्रसाद यादव को घेरना शुरू किया, इंडी गठबंधन पर निशाना साधा और इसी पर कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने यह कहा है कि वे आत्महत्या करने वालों के परिजनों के लिए चिंतित क्यों नहीं है, ये मुद्दों से भटका रही है।
बात बताइए, जिस परिवार का एक सदस्य आत्महत्या कर लेता है, वो किसान हो या वो नौजवान हो, इस देश में एक दिन में 50 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, उनके परिवार की चिंता नहीं है इन्हें? ये मुद्दों से भटकाने की साजिश है इस सरकार की। उनको कोई चिंता नहीं है कि हर घंटे एक किसान आत्महत्या करता है इस देश में, हर घंटे 2 नौजवान आत्महत्या करते हैं इस देश में। उनके परिवार के बारे में कोई चिंता है इन्हें? होती तो शायद अपने बायो बदल के लिख देते किसान का परिवार, नौजवान का परिवार। हमारी चिंता उस किसान। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर से राहुल गांधी को अपने निशाने पर लिया। राहुल गांधी तो भूल भुलैया में पड़े रहते हैं, ये उन्होंने कहा। आगे बोलते हुए कहा कि अगर देश में किसी से अन्याय हुआ है और किसी ने अन्याय किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। राहुल गांधी जी तो भूल भुलैयों में पड़ गए हैं। मैंने पहले भी कहा है कि इस देश में सबसे ज्यादा अन्याय अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है, इसके परिवार वालों ने किया है, जिन्होंने देश का धर्म के आधार पर विभाजन करवाया और लाखों लोग मरवा दिए, लाखों लोग बेघर कर दिए, संविधान को पैरों तले रोंद कर तेरी दादी ने इमरजेंसी लगा दी, 1 लाख लोगों को। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। बीजेपी की ओर से इस लिस्ट में 28 महिलाओं, 47 युवा उम्मीदवार, 27 एससी, 18 अनुसूचित जनजाति और साथ ही 57 पिछड़ा वर्ग के लोगों को टिकट दी गई थी। इसी को लेकर सिरसा के सांसद सुनीता दुग्गल ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। देखिए, ऐसा है कि जो खिलाड़ी जब मैदान में आते हैं तो उसमें सबसे पहले जो आगे भाग लेता है ना, तो वही जीतता है। हम लोग आप देखिए कि राजनीतिक के भी जो हैं वो खिलाड़ी हैं, और इसमें भी आप देखिए कि सबसे पहले अगर मोर्चा किसी पार्टी ने मारा है तो भारतीय जनता पार्टी ने, और 195 की लिस्ट जो है वो घोषित कर दी है आज। जबकि जो दूसरे जो हैं पार्टी हैं, जो अलायंस हैं, जो वो यही नहीं समझ पा रहे हैं कि उनका किसके साथ अलायंस है, किसके साथ नहीं अलायंस है, कहाँ पर किसको जो है वो उम्मीदवार घोषित करना है। हरियाणा के अंदर तो हालात ये हो रखी हैं कि यहाँ पर जो है वो सब के सब भाग रहे हैं। आप किसी से भी पूछेंगे तो साथ ही बीजेपी की सांसद सुनीता दुग्गल से यह भी सवाल पूछा गया कि क्या वो सिरसा से फिर से चुनाव लड़ना चाहती हैं, क्या उनको टिकट मिल सकता है। ऐसे सवाल वैसे तो राजनीतिक गलियारों में लगातार पूछे भी जा रहे थे। ऐसे में इसी मुद्दे पर खुलकर बातचीत करते हुए सांसद सुनीता दुग्गल ने प्रतिक्रिया जाहिर की और कहा है कि अगर उन्हें टिकट मिलता है तो वो पहले से ज्यादा वोटों से जीतेंगी और एनडीए गठबंधन 400 से पार होगा। देखिए, ऐसा है कि अगर जो है शीर्ष नेतृत्व जो है अगर विश्वास व्यक्त करके मुझे उम्मीदवार यहाँ से घोषित करता है तो 100% तैयारी है, और अब की बार मार्जिन और भी ज्यादा होगा। मुकाबला मैंने आपको बताया कि कोई तैयार ही नजर नहीं आता है यहाँ पर। आप विपक्ष के दलों से पूछिए, कोई उम्मीदवार उनका जो है वो तैयार ही नहीं है यहाँ पर, तो कहीं कोई मुकाबला नहीं है। मुकाबला अपने आप से है कि जो पिछली बार का मार्जिन था उससे ज्यादा मार्जिन के साथ जीतना है। देखिए, ऐसा है कि अगर जो है शीर्ष नेतृत्व जो है अगर विश्वास व्यक्त करके मुझे उम्मीदवार यहाँ से घोषित करता है तो 100% तैयारी है, और अब की बार मार्जिन। परिवारवाद का मुद्दा एक बार फिर से देश की राजनीति में छाया हुआ है। इसी मुद्दे पर बोलते हुए अब कांग्रेस और बीजेपी के नेता आमने सामने हैं। बीजेपी पर कड़ा प्रहार करते हुए कांग्रेस के नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि अगर कोई काले धन के साथ बीजेपी में शामिल होता है तो वो अब काला नहीं है। बीजेपी के पास जो है ऐसी वो है कि भाई काला धन वाले बीजेपी में ज्वाइन हो तो काला धन नहीं रहता। किसी कोई परिवार की पृष्ठभूमि से कोई आए तो परिवारवाद की बात नहीं रहती। तो भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, ये देश में लोग देख रहे हैं, ये दोहरे मापदंड वाली पार्टी है। ये दोहरे मापदंड वाली पार्टी है। पार्टी के पास असीम धनबल और असीम अहंकार, दोनों ही, धनबल भी पार्टी ने रिकॉर्ड तोड़ धनबल और रिकॉर्ड तोड़ अहंकार। नफे सिंह राठी हत्याकांड के मामले को लेकर रोहतक से सांसद अरविंद शर्मा ने बयान दिया और ये भी कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीबीआई को जांच सौंपी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि
जल्द ही इस मामले की जांच आगे बढ़ेगी और तह तक पहुंचकर इंसाफ भी मिलेगा और साथ ही जो भी दोषी है उनको सख्त सजा भी मिलेगी। देखिए, सभी ने जो ये हत्याकांड हुआ, सभी ने इसकी निंदा की, हर चीज से ऊपर उठ करके, और हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उसी दिन ही सख्त ऑर्डर दिए प्रशासन को कि जल्दी से जल्दी जो भी इसमें शामिल है उनको गिरफ्तार किया जाए और कानून के हिसाब से सख्त कार्रवाई की जाए। नफे सिंह राठी हत्याकांड को लेकर इनेलो के नेता अभय चौटाला का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि नफे सिंह राठी को मारने वाले सिर्फ और सिर्फ शूटर्स हैं जिन्होंने पैसे लिए और इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। साथ ही उन्होंने ये भी सवाल पूछा और कहा कि जो शूटर्स के पीछे हैं उनको पुलिस कब पकड़ने वाली है, कब उनके नाम सामने आएंगे। बताया गया कि 2 लोगों ने सरेंडर किया है कल। अब उनसे पूछताछ के बाद इन लोगों के नाम सामने आते हैं। जो मारने वाले हैं, जो शूटर हैं, वो तो केवल और केवल गैंगस्टर हैं और शूटर हैं जिन्होंने पैसे लेकर के इन सारे मामले को अंजाम दिया। जो लोग पीछे हैं एक्चुअल में, उन लोगों को कब पुलिस गिरफ्तार करेगी, कब पकड़ेगी, कब उनके नाम सामने आएंगे, ये देखने वाली बात है। चंडीगढ़ नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर आज नतीजा सामने आया है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को हरा दिया गया, बीजेपी जीत गई। बीजेपी उम्मीदवार को 19 वोट मिले थे, तो वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी गुरप्रीत गाबी के पक्ष में 17 वोट डाले गए थे, जबकि उनके 1 वोट को इनवैलिड करार दे दिया गया था। इसके साथ ही बीजेपी ने सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की कुर्सी पर अपना कब्जा जमा लिया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी की सांसद किरण खेर ने भी अपनी खुशी जाहिर की और ये भी कहा कि आज मैं खुश हूं कि हम जीत गए। उसका होगा मुझे लगता है, और इसका भी अगर होगा तो अच्छा होगा। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमने फ्री और फेयर तरीके से इलेक्शन करके दिखाया। फ्री और फेयर, फ्री तो हमेशा ही होता है। निष्पक्ष तरीके से चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, इनवैलिडेट हुए वोट्स, उसके बाद ये दोबारा जो प्रक्रिया कराई गई, दैट वाज एन अनफॉर्चुनेट एपिसोड। आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के साथ जो भी हो रहा है उसको लेकर अभी भी कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी सवालों के घेरे में थे, क्योंकि हर बार उनसे ही सवाल पूछा जाता था, क्योंकि उनके बागी विधायकों ने उन पर ही सवाल दागे थे, उनके नेतृत्व को लेकर भी सवाल उठाए थे। अब प्रश्न ये है कि क्या कांग्रेस की सरकार को कोई खतरा नहीं है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से यही सवाल पूछा गया इस सियासी घमासान के बीच। इस पर बोलते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जो हाईकमान का फैसला होगा या जो हाईकमान कहता है हम उसे मानते हैं, कोई भी नाराजगी नहीं है, सब संतुष्ट है। सब संतुष्ट। ऑब्जर्वर्स के बताए रास्ते को आप, जो हाई कमांड बोलता है मैं उस रास्ते को पूरा मानता हूं। धन्यवाद। तो अब तो सारे संकट खत्म है सर, क्योंकि जो नाराज लोग हैं उनको आपने कैबिनेट का दर्जा दिया। देखिए, नाराज नहीं है, उनकी मेरिट थी। ये गलत बोलना है कि जो लोग नाराज थे। तो ठीक है, संतुष्ट, सब संतुष्ट। ऑब्जर्वर्स के बताए रास्ते को आप। हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीटों को लेकर अनुराग ठाकुर लगातार ये मेहनत करने में जुटे हैं कि ये सभी की सभी 4 लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में आ जाए। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जिला ऊना के 1 दिन के प्रवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हरोली विधानसभा क्षेत्र के त्रिदेव सम्मेलन में शिरकत करते हुए कांग्रेस पार्टी को जमकर कोसा। जो अपना कुनबा न संभाल पाए, जो लोगों से किए हुए वायदे पूरे न कर पाए, और जब उनके चुने हुए प्रतिनिधि जनता के बीच में जाए तो जनता याद करवा रही थी क्या हुआ तेरा वादा। और कहीं ना कहीं ये झूठे वायदे, झूठी गारंटियां कांग्रेस के नेताओं पर भारी पड़ रही थी। सरकार थी या नहीं थी, एक बराबर ही थी, कुछ हुआ नहीं। और कहीं ना कहीं ये अनदेखी
हिमाचल सरकार में मंत्री राजेश धर्माणी ने बिलासपुर जिले के घुमारवीं पहुंचकर मीडिया से मुखातिब होकर कई बातें कही और मंत्री राजेश धर्माणी ने जनसभा को भी संबोधित किया। बीजेपी पर जमकर सियासी प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अनैतिक तरीके अपनाकर सरकार गिराने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में जनता के जनादेश का निरादर कर रही है, क्योंकि जनता ने कांग्रेस को प्रदेश में 5 साल के लिए जनादेश दिया, जिसका लोग आने वाले उपचुनाव में जवाब देंगे। हिमाचल प्रदेश की जनता जो है वो बहुत बुद्धिमान है। हमें जनता के निर्णय पर पूरा भरोसा है और जब ये 6 उपचुनाव होंगे, इन उपचुनावों में हम 6 की 6 सीटें जीतेंगे। पहले भी लोगों ने कांग्रेस की सीटें यहाँ जिता के भेजी थी और दोबारा जो है जिता के भेजेंगे। और जिन्होंने कांग्रेस के साथ धोखा किया है, जनता के जो जनादेश है उसका जो है वो मैं कहूँगा कि सम्मान नहीं किया है। हिमाचल में मचे सियासी घमासान के बीच एक बार फिर से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांग्रेस पर जमकर के बाद एक जुबानी हमले किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने लोगों से धोखा किया है और साथ ही आगे बोलते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में आयुष महाजन की जीत के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार पूरी तरह से बौखलाहट में है। कांग्रेस सरकार लगातार एक के बाद एक तानाशाही फैसले लेकर हिमाचल प्रदेश के वातावरण को दूषित कर रही है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के हुए चुनाव और श्री हर्ष महाजन जी की जीत के बाद कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की सरकार पूरी तरह बौखलाहट में है। लगातार एक के बाद एक तानाशाही फैसले लेकर के हिमाचल प्रदेश के वातावरण को दूषित करने के अंदर जुट गई। 15 भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के नेता पूरी तैयारी कर रही हैं कि कांग्रेस को मजबूत किया जा सके। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कांग्रेस पार्टी ने अब एक के बाद एक दांव खेलने शुरू कर दिए हैं, ताकि जो 2 लोकसभा चुनाव का सूखा है वो सूखा खत्म हो सके। अब ऐसे में उत्तराखंड कांग्रेस ने भी अपनी ओर से 5 लोकसभा सीट पर तैयारी की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने यह भी कहा कि बीजेपी के काम से इस बार पूरी तरह से जनता नाराज है। ये जनता ने तय करना है कि उनको रोजगार चाहिए या नहीं चाहिए, उनको महंगाई कम होना उनको जरूरत है या नहीं है, या उनको बेटियों के ऊपर हो रहे पूरे राष्ट्र में जो अपमान बेटियों का हो रहा, मणिपुर से लेके खिलाड़ियों तक और खिलाड़ियों से लेके अंकिता तक, पब्लिक के रुझान पे डिपेंड करता है कि पब्लिक हिंदू मुस्लिम के नैरेटिव पे वोट देगी या पब्लिक वास्तविक जो मुद्दे हैं इस राज्य के उस पर वोट देगी। इस पर डिपेंड करेगा कि रिजल्ट किसका क्या रहेगा। ये जनता ने तय करना है कि उनको रोजगार चाहिए या नहीं चाहिए। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए टिकट मिलने पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बयान दिया और ये भी कहा कि बीकानेर विकसित बीकानेर बने इस दिशा में तेजी से काम हुआ है और अभी भी कुछ ऐसे काम हैं जो करने बाकी है। हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का, प्रदेश में हमारे सीएम भजनलाल जी शर्मा का, प्रदेश अध्यक्ष हमारे सीपी जोशी जी का, इन सबका मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मेरे पे विश्वास प्रकट किया और हमारे जो कार्यकर्ता हैं बीकानेर के उनका भी आभार प्रकट करता हूं कि जो सर्वे हुआ या किसी ने भी पूछताछ की उसमें भी मेरे प्रति कार्यकर्ताओं ने भी विश्वास प्रकट किया। तो मैं सबका आज तो मैं आभारी प्रकट करता हूँ। चौथी बार टिकट मिली है बीकानेर में, किस तरह से इस बार विकास की जो है बात करेंगे। मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी भी प्रत्याशियों की सूची जल्द ही जारी कर सकती है। कहा जा रहा है कि अगले सप्ताह के अंत तक हो सकता है मध्य प्रदेश में भी लिस्ट सामने आ जाए। पार्टी जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए नए चेहरों को भी आगे बढ़ा सकती है। तो वहीं अब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की तरफ से कहा गया है कि हमारा विषय मोदी बिल्कुल नहीं है, विषय इस देश में बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई है और इन सभी मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। मोदी विषय ही नहीं है, विषय है इस देश में बढ़ती हुई गरीबी, बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई अमीर और गरीब के बीच में खाई। ये सारी बातों पर आज ये चुनाव लड़ा जाएगा। मोदी मुद्दा नहीं है। एक दूसरा ये है
भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद उनको नहीं दिखता था। कांग्रेस के परिवारवाद के खिलाफ मोदी जी बोला करते थे। अब जब परिवारवाद मोदी जी का बढ़ गया। लोकसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रमुख किरण सिंह देव ने बयान दिया है और ये भी कहा कि चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है। पहले से ही तैयारी हम कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटें जीतना बड़ा लक्ष्य है और उन्होंने कहा कि लक्ष्य हम पूरा करेंगे। हमारी तैयारी पहले से हुई है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पहले से ही लगा हुआ है। हमारे भाई अलग अलग कार्यक्रम, विभिन्न कार्य योजनाओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी नीचे तक विधानसभा चुनाव के बाद ही इसे और भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगी है। कि हमारी परंपरा भी है, काम करने की हमारा जो कार्य योजना बनता है इसी तरीके से बनता है। और सभी को बधाई जो 11-11 क्या भविष्य देखते हैं इस चुनाव को लेकर? अभी पहले से हमारा भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है छत्तीसगढ़ की 11 की 11 लोकसभा चुनाव जीतकर 11 कमल फूल आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को समर्पित करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही वक्त बाकी है, लेकिन कांग्रेस अभी भी बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने में जुटी हुई है। कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने INDIA गठबंधन को लेकर बयान दिया है और ये भी कहा कि INDIA गठबंधन का मतलब किसान के लिए न्याय, युवाओं, बेरोजगारी के लिए न्याय, सामाजिक ध्रुवीकरण से मुक्ति है। इंडिया गठबंधन के थे, इंडिया गठबंधन के मुख्य चेहरे थे और बस एक ही संदेशा था कि इंडिया गठबंधन का माने है किसान के लिए न्याय, इंडिया गठबंधन के माने हैं युवाओं के न्याय, बेरोजगारी से मुक्ति, महंगाई से मुक्ति, आर्थिक विषमताओं से मुक्ति, सामाजिक ध्रुवीकरण से मुक्ति। तो बड़ा महत्वपूर्ण रैली था और पटना में ये रैली होना, उसका पटना तो एक राजनीति का केंद्र है ना। भूकंप सब पटना से ही शुरू होते हैं। इस समय पवन सिंह चर्चा का विषय देश की राजनीति में इसलिए बने हुए हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट को लेकर बीजेपी अभी विचार कर रही है। इस बीच पवन सिंह ने दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से भी मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद बीजेपी नेता पवन सिंह ने जब मीडिया का सामना किया तो मीडिया ने कई तरह के सवाल भी पूछे। उनसे ये पूछा गया कि क्या आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं, तो इस पर पवन सिंह ने कहा कि समय बताएगा, अभी कुछ भी नहीं कह सकते। जी से हमारी बात हो गई, हमने अपनी बात रख दी है, आगे जो भी होगा अच्छा होगा। चुनाव लड़ेंगे, कुछ भी होगा हम आप लोगों से शेयर जरूर करेंगे। अभी थोड़ा होल्ड रखें। क्या कारण रहा कि आपको वहाँ से हटना? जी से हमारी बात हो गई, हमने अपनी बात रख दी है, आगे जो भी होगा अच्छा होगा। चुनाव लड़ेंगे, समय बताएगा। चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने पहली बार दिल्ली का बजट पेश किया है और इस बजट में आतिशी ने केजरीवाल सरकार की उपलब्धियों को भी गिनवाया और कई बड़ी घोषणाएं भी की। वित्त मंत्री आतिशी ने दिल्ली की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का भी ऐलान किया। इस योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। अब दिल्ली में 18 साल से ऊपर की हर महिला के लिए, चाहे वो हमारी छोटी बहन हो, बड़ी बहन हो, चाहे कोई माता हो, हर एक के लिए हर महीने 1000 रुपए का इंतजाम कर दिया। हर महीने उनके अकाउंट में 1000 रुपए जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है और इस पे कई सालों से हम काम कर रहे थे। जाहिर तौर पे इस पे काफ़ी पैसे का खर्च आएगा, लेकिन चूंकि दिल्ली में अब एक बहुत ही ईमानदार सरकार है, एक एक पैसा बचाती है। पहले बिजली फ्री। 24 की खबर में फिलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।